ओ 161 हिंदी। अध्याय 1101 रिवरफील्ड अकादमी। जैसे ही मेरे पैर मध्य महाद्वीप की धरती पर पड़े, मुझे अपने शरीर के हर हिस्से पर तीव्र दबाव महसूस हुआ, मानो पूरी दुनिया मुझ पर भारी पड़ रही हो। कुछ सेकंड के बाद दमन कम हो गया, लेकिन इसका कुछ हिस्सा बना रहा और यह कुछ हिस्सा बहुत बड़ा था। इस दमन के तहत मुझे लगा कि मेरी शक्ति काफी कम हो गई है। यह एक चौथाई कम हो गई थी। ये दमन आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था, तथा दमन का कारण भी पता था। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का केंद्र मध्य महाद्वीप के ठीक नीचे है। ये दमन मध्य महाद्वीप के हर प्राणी द्वारा महसूस किया जाता है जो महाद्वीप पर रहता है। जो मध्य महाद्वीप में पैदा हुए हैं, केवल वे लोग जो दूसरे महाद्वीप से आए हैं, उन्हें इसकी आदत डालने में थोड़ा समय लगता है। जैसे जैसे मैं दमन का आदी होता गया, मैंने एक गहरा ब्रेक लिया और पाया कि केंद्रीय महाद्वीप में ऊर्जा बहुत मोटी है। किसी भी खंडहर में मैंने जितनी ऊर्जा देखी है, उससे कहीं अधिक मोटी, जिसने मुझे काफी आश्चर्यचकित कर दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मध्य महाद्वीप में इतनी मोटी ऊर्जा होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह ऐसे पावरहाउस बनाता है और उन्हें पोषण देने के लिए संसाधन पैदा करता है। मध्य महाद्वीप अद्भुत है। जब मैंने चारों ओर देखा तो पाया कि हम चौकोर हैं और हर जगह लोग दिखाई दे रहे हैं। जब मैंने चारों ओर देखा तो पाया कि हम एक सुंदर शहर में हैं, जिसके छोटे छोटे हिस्सों में नहरें फैली हुई हैं, जिन्हें मैं देख सकता हूँ। मुझे यकीन है कि शहर के आसपास सैकड़ों और नहरें होंगी। मेरे सामने एक बहुत बड़ी दीवार है जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है, रिवरफील्ड अकादमी। लेखन और डिजाइन बहुत सरल है, लेकिन जब कोई इसे देखता है तो वह श्रद्धा से भर जाता है। ये श्रद्धा की भावना इतनी तीव्र है कि प्रोफेसर, मुझे जो अनुभूति हुई वह उसके सामने कुछ भी नहीं है। जिसने भी ये शब्द लिखे हैं वह इतना शक्तिशाली रहा होगा कि ऐसा प्रभाव पैदा कर सका। क्या आप सभी को इसकी आदत हो गई है? प्रोफेसर ने 1 मिनट बाद पूछा, जिस पर सभी ने सिर हिलाया। तो चलो अकादमी चलते हैं, उसने कहा। गेट की ओर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही हम गेट के करीब पहुंचे, मैंने पाया कि यह बहुत कड़ी सुरक्षा में है और हर गार्ड के पास कम से कम एक ड्यूक स्टेज है और लीडर्स की आभा किंग स्टेज पर है। प्रोफेसर को देखकर वे बहुत सतर्क हो गए और उन्हें श्रद्धा से देखने लगे, लेकिन फिर भी वे अपनी पोस्ट से नहीं हिले। जब उसने बाकी लोगों की तरह बैज निकाला और उसे स्कैन किया, तभी वह अपनी जगह से हिली। क्या ये नए बीज हैं, प्रोफेसर जोसेफिन? राजा स्टेज गार्ड ने हमारी ओर देखते हुए पूछा। हाँ जॉन, वे हैं। हमें इस बार काफी अच्छे बीज मिले हैं, उसने कहा, जिससे जॉन को काफी आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इसके बारे में कोई और सवाल नहीं पूछा और हम प्रोफेसर के पीछे पीछे उसके अंदर चले गए। जैसे ही हम विशाल गेट से बाहर निकले, हम एक विशाल चौक पर पहुंचे और चौक के बीच में 2 महिलाओं की मूर्तियां थीं। ये सबसे जीवंत मूर्तियां हैं जो मैंने कभी देखी हैं। अगर ये बड़ी आकार और मूर्ति आकृतियां न होती तो मुझे लगता कि ये असली लोग हैं। ये दोनों मूर्तियां एक दूसरे के बगल में हैं और मूर्ति में महिलाएं एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। इन महिलाओं का रंग चॉकलेटी था और चेहरे के नैन नक्श औसत थे, लेकिन जब कोई उनकी आंखों को देखता था तो वह बेकाबू होकर कांप उठता था। वे रसातल की तरह गहरे हैं और सब कुछ निगलने की शक्ति रखते हैं। मुझे तुरंत उन आंखों से नजर हटानी पड़ी। दूसरी मूर्ति एक आकर्षक सुंदर महिला की है, जो मैंने अब तक देखी सबसे सुंदर है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे चांद से ही तराशा गया हो। जो भी उसे देखता उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं 1 मिनट तक उसे देखता रहा, फिर मैंने अपनी आंखें जबरदस्ती हटा लीं। प्रोफेसर ने कहा, रेमोना हॉथोर्न और कैथरीन रोजवेल्ट अकादमी की स्थापना के बाद से अब तक के सबसे चमकीले सितारे हैं। और जब उन्होंने उन मूर्तियों को देखा तो उनकी आंखों में सच्ची श्रद्धा देखी जा सकती थी। मुझे ये सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं कैथरीन रोजवेल्ट के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन मैंने रेमोना हॉथोर्न के बारे में कुछ बातें सुनी हैं। वह इस दुनिया की अब तक की सबसे शक्तिशाली महिला है और सर्वोच्च संगठन हॉथोर्न सी की संस्थापक भी हैं। जिल के पास भी रेमोना हॉथोर्न जैसी ही विरासत थी। मैंने एलेना को सैकड़ों बार लार टपकाते हुए देखा था जब वह उस अथाह विरासत के बारे में बात करती थी जिसे रेमोना हॉथोर्न ने उसकी विरासत के आधार पर बनाया था। रिवरफील्ड अकादमी मध्य महाद्वीप में एक बहुत ही विशेष संगठन है, क्योंकि यह एक के बजाय 2 सर्वोच्च संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है, प्रोफेसर ने गर्व के साथ कहा जब उन्होंने हमें अकादमी में ले जाना शुरू किया। अकादमी बहुत खूबसूरत है। अंदर छोटी बड़ी दोनों तरह की इमारतें मौजूद हैं। बड़ी इमारतें 100 मंजिल ऊंची हैं, जबकि छोटी इमारतें 1 मंजिली हैं। ये सभी इमारतें अकादमी की वास्तुकला के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं।
अगर कोई पूछे कि अकादमी की सबसे खूबसूरत विशेषता क्या है, तो मैं कहूंगा कि नहरें हैं। नहरें हर जगह हैं। लोगों को उन पर चलते या खूबसूरत नावों की सवारी करते देखा जा सकता है। अकादमी के अंदर कई छोटी छोटी झीलें भी हैं जिन पर कई खूबसूरत इमारतें बनी हुई हैं। मुझे हाउसबोट सबसे ज्यादा पसंद हैं, वे झीलों और नहरों दोनों पर हैं। अगर संभव हो तो मैं उन पर ही रुक सकता हूँ। FEWebNovel.com। प्रोफेसर ने कहा, रिवरफील्ड अकादमी द्वारा प्रदान की जाने वाली विरासतों की संख्या 100 से अधिक है, जिनमें से 9 रिवरफील्ड अकादमी से हैं, जबकि शेष अन्य संगठन से हैं। मैंने जो सुना उससे मैं काफी हैरान हूँ। किसी भी संगठन के लिए विरासत का मजबूत या कमजोर होना सबसे पवित्र बात है, ये वस्तुतः उनका आधार है। इसलिए अपनी विरासत को अन्य स्थानों पर रखना समझ से परे है। अन्य विरासतों में से आधी विजडम टॉवर और हॉथॉर्न सागर से हैं। जो विरासत वे रखते हैं वह सामान्य विरासत है, लेकिन उनकी मूल विरासत भी है। प्रोफेसर ने कहा, हॉथॉर्न सागर की अथाह विरासत की तरह, जो कि मूल हॉथॉर्न सागर है, जिसे उनके संस्थापक ने ही बनाया था, अकादमी के पास वह विरासत अधूरी स्तर 6 तक रूप में है। कुछ लोग तो इससे इतने सदमे में हैं कि वे सचमुच अपने रास्ते पर ही रुक गए हैं। ये समझ में आता है कि सामान्य संगठनों ने अपनी विरासत अकादमी में रखी, लेकिन ये पूरी तरह से अलग मामला है अगर सुप्रीमो ने इसे रखा। प्रोफेसर ने चलते हुए कहा, दो सुप्रीमो के अलावा दो सुप्रीमो से संबद्ध कई तानाशाह स्तर के संगठनों ने भी अपनी विरासत अकादमी में रखी थी। उन्होंने कहा, अकादमी के अलावा अन्य विरासतों को स्वीकार करने का अर्थ है कि आप उनके सदस्य बन गए हैं और संगठन में शामिल हो जाएंगे। ये सुनकर कोई भी हैरान नहीं होता। कोई भी संगठन अपनी विरासत मुफ्त में नहीं देगा। विरासत स्वीकार करने का मतलब होगा उनका सदस्य बन जाना, और ऐसा करने के लिए कई लोग मर भी सकते हैं। सुप्रीम के लिए आपको औपचारिक रूप से उनके साथ जुड़ने से पहले राजा स्तर तक पहुंचना होगा, जबकि तानाशाह के लिए शर्तें थोड़ी ढीली हैं। आपको तानाशाह के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने से पहले राजकुमार के पास पहुंचना होगा, प्रोफेसर ने समझाया। FEWebNovel.com। मैं कई लोगों की आंखों में चमक देख सकता था। वे सभी सर्वोच्च संगठन की विरासत पाने, सर्वोच्च संगठन के सदस्य बनने का सपना देख रहे थे। हालांकि यह आसान नहीं होगा, भले ही सुप्रीम्स ने अपनी विरासत यहीं रखी हो। उन्हें पाने से पहले कुछ कठोर शर्तें होंगी, क्योंकि सदस्य बनना कोई शर्त नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। कई लोग सुप्रीम संगठनों का सदस्य बनने का सपना देखते हैं। सुप्रीम संगठन द्वारा उपलब्ध कराए जा सकने वाले संसाधन और संभावनाएं असीमित हैं। मुझे यकीन है कि जो प्रतिभाशाली लोग सुप्रीम में चयनित नहीं हो पाए, उनमें से कई सुप्रीम में शामिल होने का दूसरा मौका पाने के लिए अकादमी में शामिल हो जाते हैं। प्रोफेसर तब तक बोलते रहे जब तक हम आखिरकार एक बड़ी इमारत के सामने नहीं रुक गए जहां बहुत से लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे। अर्नोल्ड, उन्हें रजिस्टर करो और उन्हें उनके ठहरने के लिए भेजने से पहले अकादमी के नियम समझाओ, प्रोफेसर ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा जो हमारे साथ कॉमेट सिटी से आया था। एलेना ने प्रोफेसर के साथ गायब होने से पहले कहा, माइकल, मैं शाम को तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हें अकादमी का पूरा दौरा कराऊंगी। जैसे ही वह गायब हुई, मैंने पाया कि मैं कई ईर्ष्यालु निगाहों का शिकार हो रही हूं, जिनमें अर्नोल्ड भी शामिल था। चलो पहले आप सबका पंजीकरण करवा लें, उसके बाद ही अपना आवास ढूंढेंगे, अर्नोल्ड ने बड़ी इमारत के अंदर जाने से पहले कहा। पंजीकरण में 2 घंटे लगे और उसके बाद आधे घंटे तक आर्नोल्ड ने अकादमी के नियमों को समझाया और अंततः हमें हमारे आवास की ओर ले गए। अकादमी में शूरवीरों की संख्या सबसे ज्यादा है, उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि वे नाइट के निजी चरण में हैं। इसलिए शूरवीरों के लिए मुख्य परिसर के अंदर एक विशेष परिसर था और हमने अर्नोल्ड के साथ वहां प्रवेश किया। यह मिनी कैंपस मुख्य कैंपस की तरह ही खूबसूरत है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जिन्होंने नाइट को विकसित करने में मदद की। हमें 10 मिनट तक चलना पड़ा, उसके बाद हम एक चौकोर आकार की 50 मंजिला इमारत के सामने पहुंचे। ऐसा लगता है जैसे ये स्टील के ब्लॉक से बना है। एक विशाल इमारत में हजारों अपार्टमेंट देखे जा सकते हैं और उन सभी में शक्तिशाली एडमेंटाइन्स रहते हैं। माइकल को छोड़कर तुम सभी यहां तब तक रहोगे जब तक तुम नाइट से बच नहीं जाते, अर्नोल्ड ने कहा और फिर उन महिलाओं की ओर मुड़ा जो प्रशासनिक कार्यालय से हमारे पीछे आ रही थीं। जेना, उन्हें चकमा देना सिखाओ, उसने कहा और मेरी ओर मुड़ा। माइकल, चलो, तुम्हारा घर ज्यादा दूर नहीं है, अर्नोल्ड ने कहा और चलना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्यों नहीं उड़ रहे हैं। इस मिनी कैंपस में नाइट्स की उड़ान पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अन्यथा मैं सैकड़ों लोगों को उड़ते हुए नहीं देख पाता। मैं उसके पीछे गया और 5 मिनट बाद मैंने खुद को उस खूबसूरत टॉवर को घूरते हुए पाया।
यह ज्यादा ऊंचा नहीं था, बस 30 मंजिल ऊंचा, बुलेट या पिल के आकार का। ऐसा लग रहा था जैसे ये कांच से बना है और इस पर हरी वाइन लगी हुई है और वाइन से पानी नीचे गिर रहा है। नीचे के खूबसूरत बगीचे को न भूलें। इस टावर जैसी खूबसूरत चीज को डिजाइन करने के लिए आर्किटेक्ट को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए। ये ग्लास टावर, ये वह जगह है जहां सबसे असाधारण नाइट को रहने का मौका मिलता है। अर्नोल्ड ने थोड़ी ईर्ष्या के साथ कहा। जब मैं सुंदर गार्डन में चला गया तो मैंने महसूस किया कि कई लोग मुझ पर नजर रख रहे थे। मैंने देखा कि कई लोग अपनी खूबसूरत हरी बालकनी पर बैठे थे और नीचे का बगीचा मेरी ओर देख रहा था। जल्द ही मैं आरी के पास पहुंचा और सुंदर लताओं को देखा जो लगभग पूरे ग्लास टावर को ढक चुकी थी। बेल में एक बहुत शक्तिशाली आभा थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बेल प्रिंस ग्रेड की होगी। ये शक्तिशाली और सुंदर है। बेल का प्रत्येक टुकड़ा ऐसा लगता है जैसे उन्हें सुंदर हरे क्रिस्टल से तराश कर बनाया गया हो, और जब उनसे पानी गिरता है तो यह उन्हें और भी सुंदर बना देता है। मैं बस बेल को देख रहा था जब मुझे कुछ महसूस हुआ। बेल से एक हल्की गंध आ रही थी जो शराब को शांत करने वाली लग रही थी। जब मैं बेल के पास था तो मुझे बहुत शांति महसूस हुई। ये पीस ब्रीथ वाइन है, इसका प्रभाव मन को शांत करने वाला है। अर्नोल्ड, इससे पहले कि वह लिफ्ट में चढ़ता, मैं जल्दी से उसके पीछे चला गया। जल्द ही लिफ्ट 25वीं मंजिल पर रुक गई और हम बाहर निकल गए। टावर में 30 मंजिलें हैं। टावर में प्रत्येक स्थान अर्जित किया जाता है और अब आपको सीधे 25वीं मंजिल पर जगह मिल गई है। इससे पहले कि वे आपको इस स्थान के योग्य माने, आपको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अर्नोल्ड ने हंसते हुए कहा। मैं पहले तो बहुत नाराज हुआ जब मैंने सुना कि इससे पहले कि मेरा मूड ठीक हो जाए, ये चुनौतियां मेरे लिए अपने कवच की असली ताकत को परखने के लिए अच्छी होंगी। यह आपका अपार्टमेंट है और मैंने आपको विरासत विवरण की प्रति भी भेज दी है, अर्नोल्ड ने कहा और अपने होलोवॉच पर कुछ बटन टैप किए। मैं आपको अकादमी में शुभकामनाएं देता हूं, उन्होंने कहा, और इससे पहले कि मैं उनसे कोई और सवाल पूछ पाता, वे मेरी नजरों से ओझल हो गए। क्लिक। अपना सिर हिलाते हुए मैंने अपनी होलोवॉच को दरवाजे की तरफ घुमाया और वह खुल गया। मैं सितारों की तरह चमकती आंखों के साथ अंदर दाखिल हुआ। बगीचे का अंदरूनी हिस्सा भी उतना ही खूबसूरत है जितना कि उसका बाहरी हिस्सा। अंदर गैलरी के अलावा कोई पौधा नहीं था, लेकिन कांच की दीवारों के माध्यम से हरियाली को महसूस किया जा सकता था। अपार्टमेंट के अंदर भी बेलों की शांत उपस्थिति घनी है। मैं अंदर गया और सबसे पहले मैंने बालकनी देखी। ये वाकई बहुत खूबसूरत थी। इससे मिनी कैंपस में लगभग सब कुछ देखा जा सकता था। एशलिन भी, जो मेरे कंधे पर बैठी थी, नज़ारे का आनंद ले रही थी और खुशी से चहक रही थी, फिर शराब पीने चली गई। तो आप लोगों की यात्रा कैसी रही? 40 वर्ष की एक सुंदर महिला ने कहा, जो अलंकृत डेस्क के पीछे बैठी थी। उसके चारों ओर कई प्रक्षेपण थे जो चमक रहे थे, लेकिन उसका ध्यान उसके सामने बैठी दो महिलाओं पर था। एक तो उसकी बेटी है, दूसरी उसकी बहन है जो टेबल पर पैर रखती है, जो उसे पसंद नहीं है। कोई और होता तो वह झल्ला जाती, लेकिन वह अपनी बहन के खिलाफ और कुछ नहीं कर सकती थी। ये बहुत अच्छा था। मुझे अकादमी के लिए एक अविश्वसनीय छात्र मिल गया है, जोसेफिन ने कहा। क्या आप अन्ना माइकलसन के बेटे के बारे में बात कर रहे हैं? मरीना ने पूछा। हाँ, वह बहुत प्रतिभाशाली और मेहनती है। जोसेफिन, ये सुनकर मरीना को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सकी। वह अपनी बहन के स्वभाव को जानती है, जो सर्वोच्च विरासत और रक्तरेखा वाले लोगों की प्रशंसा भी नहीं करती, इसलिए उसका किसी की प्रशंसा करना इसका अर्थ है कि उसमें कुछ विशेष बात है। उसमें ऐसी क्या खास बात है? उसने बहुत उत्सुकता से पूछा। भविष्य में तुम्हें पता चल जाएगा, उसकी बहन ने रहस्यमय ढंग से कहा। यह सुनकर उसकी आंखों में क्रोध की चमक उभर आई। उसकी बहन में कुछ बहुत बुरी आदतें थीं, और वह सचमुच चाहती थी कि जब वे बच्चे थे तब उसने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो अपनी इस छोटी बहन को नहीं हरा सकती थी जो अपनी कलाई के एक झटके से उसे दूर फेंक सकती थी। इसलिए उसने गुस्से को अपनी आंखों के तारे की ओर मोड़ दिया। प्रिय, मुझे तुम पर गर्व है। अब जब तुम नाइट की सीमा तक पहुंच गए हो, तो तुम अंततः एक शक्तिशाली चीज पाने में सक्षम हो गए हो जो तुम्हारी चाची ने तुम्हारे लिए ढूंढी थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ साल पहले जोसेफिन अपनी समस्या का इलाज खोजने के लिए एक बहुत ही खतरनाक खंडहर में प्रवेश कर गई थी। उसे वह इलाज नहीं मिला जिसकी वह तलाश कर रही थी, लेकिन वह खाली हाथ भी नहीं लौटी। उसने चमत्कारी फल, एक रक्तरेखा फल, सटीक रूप से कहा जाए तो पाया।
यह उस स्थान पर बना था जहां शक्तिशाली प्राणियों का खून गिरा था या शक्तिशाली प्राणियों की मृत्यु हुई थी और हजारों वर्षों के बाद रक्तरेखा फल का निर्माण हुआ। शक्तिशाली चमत्कारी फल खोजने के मामले में उसकी बहन को दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों में से एक कहा जा सकता है। आमतौर पर लोगों को एक भी चमत्कारी फल नहीं मिलता, लेकिन मेरी बहन को अपने जीवन में 2 मिले और वे दोनों ही बेहद शक्तिशाली रक्तरेखा फल हैं। जब मेरी बहन ने वह ब्लडलाइन फल खाया तो वह एक नाइट थी और नाइट के 8वें स्तर की। इतना शक्तिशाली फल खाने के लिए एक काफी कमजोर व्यक्ति थी। हालांकि वह उस फल को खाने से बच गई और उससे बेहद शक्तिशाली ब्लडलाइन प्राप्त हुई, फिर भी कुछ जटिलताएं हुई और जिनका अब तक इलाज ढूंढा जा रहा था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी के साथ भी यही समस्या हो, इसलिए उन्होंने अभी भी इंतजार किया है। हालांकि एलिना अभी भी एक अज्ञात वंश के फल को खाने के लिए काफी कमजोर है, फिर भी उसके लिए ये सही समय है। भगवान बनने के बाद इसे खाने से बड़ी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि उस समय विरासत हमेशा के लिए उसके अंदर अंकित हो जाएगी। अंततः चुनाव उसका होगा, वह इसे खाना चाहती है या नहीं, ये पूरी तरह से उस पर निर्भर करेगा। तुम्हारे पिता 1 सप्ताह में आएंगे, तब हम शुरू करेंगे, उसने अपनी बेटी से कहा, जो उस चीज की उत्सुकता से तलाश कर रही थी जिसके बारे में उसने कुछ सालों से सुना था। वह नहीं जानती कि यह एक चमत्कारी फल है, एक रक्त वंश चमत्कारी फल। वह अपनी बेटी से कुछ देर बात करने के बाद फिर अपनी बहन की ओर मुड़ी। तुमने कहा था कि तुमने मेरे लिए एक बढ़िया चीज ढूंढी है, वह क्या है? उसने अपनी बहन से पूछा। उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर फिर से वही चिढ़ भरी मुस्कान आ गई। फ्री वे बियनो न्यू एलकॉम। अगर उसने फिर से वही चिड़चिड़ा जवाब दिया तो भगवान की कसम मैं उसे मारूंगी, भले ही वह उससे ज्यादा ताकतवर हो। जोसेफीन ने, जो शायद उसके विचार को समझती थी, अपने चेहरे से उस धुंधली चिड़चिड़ी मुस्कान को मिटा दिया और एक पुरानी सी दिखने वाली शराब की बोतल निकाल ली। मुझे कहना होगा कि माइकल बहुत भाग्यशाली है, ये 5000 साल पुरानी शराब है जो उसे रूम में मिली है, जोसेफीन ने बोतल को मेज पर रखते हुए कहा। बोतल को सही सलामत देखकर वह बहुत हैरान हुई। खंडहरों में मदिरा को संरक्षित करने के लिए उचित वातावरण नहीं है। जिन स्थानों पर वे संग्रहित हैं, वे रूनों को नष्ट कर देते हैं यदि वे अंतरिक्ष में लक्ष्यहीन रूप से तैरते रहते हैं। केवल जब ये किसी दुनिया से जुड़ा होता है तो अंदर का वातावरण दुनिया से दमन के साथ स्थिर होता है। जोसेफिन ने बोतल को अपनी ऊर्जा से ढक दिया और फिर उसका कॉक खोल दिया। उसने 2 क्रिस्टल ग्लास निकाले और उनमें शराब डालने से पहले अपनी ऊर्जा पर बनी संरचना को सक्रिय किया। उसने अपना प्याला आधा आधा भर लिया, जबकि मेरे प्याले में इतनी शराब भर दी कि मैं केवल कुछ घूंट ही ले सका। मैंने भौहें सिकोड़ी, ये देखकर कि मैं उसे अपनी परेशान करने वाली हरकतों के लिए डांटने ही वाला था। तभी मैंने उसके चेहरे के भाव देखे। वे वासना से भर गए, शराब की लालसा। उन भावों को देखकर मैंने अपना गुस्सा दबाया और उसके हाथों से गिलास ले लिया। उसने गहरे लाल रंग की शराब को एक पल के लिए देखा, फिर उसने गिलास के मुंह पर अपने होंठ लगा दिए। गंध की संरचनाएं उसके नाक में प्रवेश कर गई थीं और उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और वह समझ गई कि उसकी बहन उसे शराब के केवल कुछ छोटे घूंट क्यों दे रही थी। इसलिए नहीं कि वह अपनी सामान्य चालें चल रही थी, बल्कि इसलिए कि वह इसे और नहीं पी पाएगी। वह सर्वोच्च सम्राट है और यह शराब तानाशाह है, कुछ छोटे घूंट लेना उसकी पूर्ण सीमा होगी। घूंट। वह कुछ देर तक चुपचाप उस खुशबू का आनंद लेती रही, फिर आखिरकार उसने गिलास को ऊपर उठाया और एक छोटा घूंट लिया। ऐसा करते हुए उसे लगा जैसे दुनिया उसके सामने फट गई हो, उसके सामने रंगों का विस्फोट हो गया हो और उसके ऊपर कई भावनाएं उमड़ पड़ी हों। अपने शरीर से शराब के प्रभाव को बलपूर्वक हटाने और उसका प्रतिरोध करने के बजाय उसने सब कुछ होने दिया और उसका भरपूर आनंद लिया। हालांकि ये दृश्य देखकर वह चौंक गई और समझ गई कि यह कोई सामान्य शराब नहीं है। सामान्य रूप से पुरानी की गई मदिराएं ऐसी अद्भुत चीजें उत्पन्न नहीं कर सकती, केवल विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई मदिराएं ही ऐसी अद्भुत चीजें उत्पन्न कर सकती हैं। और दुख की बात यह है कि उनके विश्व में ऐसे विशेषज्ञ नहीं थे जो ऐसी उत्कृष्ट मदिरा तैयार कर सकें। जब वह रंगों के मिश्रण को देख रही होती है तो उसके दिमाग में कुछ कौंधता है। उसके विरासत स्थान में हृदय में एक चमकीली बैंगनी पट्टी जुड़ जाती है जो उसके केंद्र में चुपचाप तैर रही होती है। ये देखकर वह बहुत हैरान हुई, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। वह इस पल का 15 साल से भी ज्यादा समय से इंतजार कर रही थी। वह 15 साल से अधिक समय से टाइरेंट में अपनी सफलता को रोके हुए थी। कई लोगों ने उसे बेवकूफ कहा था और मेरी पीठ पीछे कई अन्य नामों से पुकारा था, लेकिन सारा इंतजार इसके लायक था।
मैंने अंततः विरासत के उस भाग को समझ लिया था जिसके लिए मैं लगभग 2 दशकों से प्रयास कर रहा था। अब मैं अंततः तानाशाह के शिखर स्तर तक पहुंचने की क्षमता के साथ उसे तोड़ सकता था। मैंने तानाशाह की ओर बढ़ने से पहले अपने कार्यालय के चारों ओर अलगाव संरचना को सक्रिय कर दिया था। इस सफलता के साथ उन पुराने राक्षसों को छोड़कर बहुत कम ही लोग शापों को ठीक करने में मेरी बराबरी कर पाएंगे। अंदर आने से पहले मैंने कुछ देर बालकनी का आनंद लिया। एशलिन अभी भी बालकनी पर है, उसने बेलों से एक छोटा सा घोंसला बनाया है और अब वह वहां आराम से लेटी हुई है। यह अपार्टमेंट 3 कमरों, हॉल, बेडरूम और प्रैक्टिस रूम के साथ बहुत खूबसूरत है। इसमें एक किचन और बाथरूम भी है जो अत्याधुनिक तकनीक से बना है, इसलिए यह अपार्टमेंट मेरे जैसे अकेले व्यक्ति के लिए एकदम सही है। मैंने अपने बेडरूम में प्रवेश करने और बिस्तर पर लेटने से पहले कुछ देर इधर उधर देखा। अब विरासतों पर शोध करने का समय आ गया है, मैंने मन ही मन कहा और विरासतों की सूची खोली। और मुझे कहना होगा कि अकादमी के संग्रह में मौजूद विरासतों के संग्रह से मैं बहुत प्रभावित हूँ। 182 विरासतें हैं, वे अकादमी, सुप्रीम और कई तानाशाह स्तर के संगठनों से हैं। इनमें से प्रत्येक विरासत में तानाशाह चरण से ऊपर ले जाने की शक्ति है। प्रोफेसर ने कहा था कि कई विरासतें कमजोर होती हैं जबकि कई मजबूत होती हैं, लेकिन हमेशा वही चुनना चाहिए जो आपको सही लगे। हालांकि विरासत की ताकत मायने रखती है, फिर भी उपयुक्तता का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इस सलाह पर ध्यान नहीं देंगे। सर्वोच्च विरासत का आकर्षण बहुत अधिक है। वे सभी निश्चित रूप से किसी अन्य को आजमाने से पहले सुप्रीम संगठन की विरासत पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, और ऐसा करने में वे गलत नहीं हैं। सुप्रीम से प्राप्त विरासत सबसे अयोग्य लोगों के लिए भी अच्छी होती है। मैं दूसरों के विपरीत प्रोफेसर की सलाह पर ध्यान देने की कोशिश करूंगा। मैंने पहले ही अपना और आर्मर का रास्ता तय कर लिया है। दूसरों के लिए उस रास्ते पर चलना कठिन हो सकता है क्योंकि उन्हें ऊर्जा के कुछ नियमों को तोड़ना होगा, लेकिन मुझे उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास नीरो की क्षमता है, इसकी मदद से मैं नियमों को पूरी तरह से अनदेखा कर सकता हूं। वह क्षमता अब और भी मजबूत हो गई है क्योंकि उसका गुण मेरे संविधान के रूप में एकीकृत हो गया है। इसने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। अब मुझे बस उस विरासत को ढूंढना है जो मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मजबूत है या कमजोर। भले ही यह कमजोर हो, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने कवच के जरिए इसे और मजबूत बना पाऊंगा। कुशल आत्मा शक्ति के कारण मेरा रूनिक कवच अभी बुनियादी अवस्था में है। मुझे भागने की जरूरत है। जब मैं लॉर्ड स्टेज पर पहुंच जाऊंगा तो मैं कवच में वे बदलाव करूंगा जिनके बारे में मैंने सपना देखा था। उस समय मैं केवल शारीरिक हमले ही नहीं कर पाऊंगा, बल्कि उतने ही शक्तिशाली माने हमले भी कर पाऊंगा। चैंपियनशिप में मैंने जिस आर्क अटैक का इस्तेमाल किया है वह एक बुनियादी अटैक था जिसे मैंने बनाया था। मैं एक जटिल अटैक बनाना चाहता हूं जो 8 के बराबर शक्तिशाली हो। ये बहुत महत्वाकांक्षी लगता है और दूसरे इसे सुनकर हंस सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इसे कर लूंगा। अब मुझे विरासत का चयन करना है और अकादमी में रून्स पर कक्षाओं में भाग लेना है। मुझे ज्ञान क्रिस्टल के माध्यम से रून्स का ज्ञान है। मुझे इसके उपयोग के बारे में उचित जानकारी नहीं है। कक्षाओं में भाग लेने से मुझे न केवल रून्स के कई अनुप्रयोगों के बारे में पता चलेगा, बल्कि इससे मुझे अपने कवच में खामियों को खोजने में भी मदद मिलेगी। मैंने विरासत के बारे में पढ़ना जारी रखा और मैंने अभी कुछ ही पढ़ा था कि मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं पहले सही था। प्रत्येक विरासत कुछ शर्तों और परीक्षणों के साथ आती है। यदि कोई उन्हें चाहता है तो उसे उन विरासतों और परीक्षणों का पालन करना होगा। ये परिस्थितियां और परीक्षण वास्तव में कठिन हैं, खासकर सुप्रीम के लिए। अपनी विरासत पाने के लिए किसी को अच्छा होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि रास्ते में मैंने जितने भी शूरवीरों को देखा है वे काफी शक्तिशाली हैं। जो महाद्वीपों से आए हैं उन्हें तानाशाह ग्रेड विरासत पाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि सभी उत्तराधिकारियों में कठोर शर्तें होती हैं। जैसे जैसे मैंने पढ़ना जारी रखा, मैंने पाया कि कई उत्तराधिकारियों में काफी ढीली शर्तें और परीक्षण हैं, और कुछ उत्तराधिकारियों में कोई भी शर्त और परीक्षण नहीं है। कोई भी व्यक्ति केवल एक आवेदन दे सकता है और एक दिन के भीतर प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जो कि शक्तिशाली उत्तराधिकारियों में संभव नहीं है। वर्तमान में मौजूद आधी विरासतें ऐसी ही हैं, इसलिए यदि मैं कुछ कमजोर विरासतें चुनूं, तो मुझे उन विरासतों को पाने के लिए 3 दिनों से अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं इनहेरिटेंस का विवरण तब तक पढ़ता रहा जब तक कि शाम नहीं हो गई और मैंने इसे पढ़ना समाप्त कर दिया। लगता है मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, मैंने बुदबुदाया। उन्होंने जो जानकारी दी वह अच्छी थी लेकिन पर्याप्त विस्तृत नहीं थी।
विरासत किसी की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह महत्वपूर्ण है कि मैं विरासत का चयन करने से पहले पूरी तरह से शोध करूं। प्रोफेसर और एलिना दोनों ने मुझे सलाह दी थी कि मैं विरासत का चयन करने से पहले विस्तार से शोध करूं। होलो वॉच की खिड़की बंद करके मैं बिस्तर से बाहर निकला। एलिना ने कहा कि वह शाम को आएगी, वह जल्द ही आएगी। ट्रिंग ट्रिंग। ये देखकर मैंने जल्दी से अपने आप को तरोताजा किया और नए कपड़े पहने ही थे कि दरवाजे की घंटी बजी, जिसे सुनकर मैं तुरंत दरवाजे की ओर भागा। फ्री वेब नॉवल कप। क्लिक। मैंने दरवाजा खोला और दूसरी तरफ एलिना को पाया। उसने भी फूलों वाली सनड्रेस पहन ली थी और किसी कारण से असामान्य रूप से खुश दिख रही थी। दौरे के लिए तैयार हो? अलाइन ने पूछा। हाँ, मैंने कहा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। हम दोनों लिफ्ट की ओर साथ साथ चल पड़े। तुम बहुत खुश लग रही थी, जरूर कुछ अच्छा हुआ होगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ऐसा कह सकती हो, उसने मुझे अजीब नजरों से देखने से पहले कहा। आप पहले क्या देखना चाहते हैं? उसने कहा। मुझे कुछ पता नहीं था, मैं अब तक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रही थी। मैंने कहा, मैं एलिना के आने से पहले अकादमी का नक्शा देखना चाहती थी, लेकिन मैं शोध में इतनी व्यस्त थी कि मुझे ऐसा करने का समय नहीं मिला। अभ्यास ही सब कुछ नहीं है माइकल, तुम्हें मनोरंजन के लिए भी कुछ करना चाहिए, उसने लिफ्ट से बाहर निकलते हुए कहा। मैं इस बात को ध्यान में रखूंगी, मैंने अजीब तरह से अपनी नाक खुजलाते हुए कहा। भ्रमण के लिए धन्यवाद, मैंने कहा जब हम आधी रात को वापस लौटे। आपने अकादमी का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देखा है। जब आपके पास समय होगा तो मैं आपको असली अकादमी दिखाऊंगी, एलिना ने उत्तर दिया। अकादमी इतनी बड़ी है कि उसे कुछ घंटों के लिए देखना संभव नहीं है, तथा नाइट के लिए वहां कई प्रतिबंधित क्षेत्र थे, यहां तक कि वह प्रधानाध्यापिका की बेटी भी बिना उचित कारण के वहां प्रवेश नहीं कर सकती थी। हम अभी बात कर ही रहे थे कि हमें कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। जब मैंने देखा तो एक छोटा समूह हमारी ओर आ रहा था, जिसके आगे एक युवक और युवती थे जो हमसे 1 वर्ष बड़े लग रहे थे। समूह को अपनी ओर आते देख एलिना के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, लेकिन उसने बात करना जारी रखा क्योंकि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। फ्री वेब नॉवल CM। एलिना, काफी समय हो गया है, यहाँ पर ये दोस्त कौन है? आगे चल रहे युवक ने पूछा। यह माइकल है, चाची ने इसे व्यक्तिगत रूप से भर्ती किया है, एलिना ने बिना किसी भावना के उत्तर दिया। एक क्षण के लिए उसकी आंखों में एक छोटा सा आश्चर्य चमका, फिर गायब हो गया। प्रोफेसर जोसेफिन द्वारा सीधे भर्ती किए जाने के लिए वह काफी प्रतिभाशाली होना चाहिए, उसने कहा और ध्यान से उसकी ओर देखा। मैंने भी उसे देखा, वह काफी शक्तिशाली है। मैं जो महसूस कर रहा हूं उसके अनुसार वह एडमंड से थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली है, यहां तक कि उसके आसपास के लोगों का समूह भी काफी शक्तिशाली है। उनमें से प्रत्येक की शक्ति एलिना के बराबर या उससे ज्यादा है, और वे सभी नाइट की सीमा तक पहुंच चुके थे। मुझे लगा कि उस स्तर तक पहुंचना काफी मुश्किल है, लेकिन यहां मैं सीमा पर लोगों का एक समूह देख रहा हूं। कोई भी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोगों को कम नहीं आंक सकता, वे पूरी तरह से नए स्तर पर हैं। ठीक है सैम, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, एलिना ने उसे विदा करने से पहले कहा और मेरी ओर मुड़ी। मैं देख सकता था कि विदा होने से युवक के चेहरे पर उदासी छा गई थी, लेकिन एलिना को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने एक पल के लिए मेरी तरफ दुश्मनी भरी नजरों से देखा, जो मैंने कभी नहीं सोचा था, और अपने समूह के साथ चला गया। तुम्हें पता है, उसे बर्खास्त करने की वजह से मैं उसकी दुश्मनी में पड़ गया। अगर उसने मुझे चुनौती देने का फैसला किया तो मैं क्या करूंगा? मैंने एलिना से एक नकली डरी हुई आवाज में पूछा। ओह, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें उसे हराने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, एलिना ने कहा, और वह सही है। पूर्ण कवच के साथ मैं उसे एक ही चाल में हरा सकती हूँ। हमने अलविदा कहने से पहले आधे घंटे तक बातचीत की और अपने अपार्टमेंट में वापस चले गए, जहां मैंने आरामदायक कपड़े पहनने के बाद सो गई। जब मैं उठा, सुबह का समय था। फ्रेश होने के बाद मैंने अपने और एशलिन के लिए नाश्ता बनाया और अभ्यास कक्ष की ओर जाने ही वाला था कि अचानक रुक गया। मैं पिछले कुछ दिनों से बॉडी क्लींजिंग विधि का अभ्यास कर रहा हूँ। यह एक ऐसी चीज है जिसे मैं हर सुबह और शाम करता हूँ, लेकिन मैंने इसे पूरा कर लिया, लेकिन मेरा शरीर और दिमाग इसे भूल गया क्योंकि लगभग हर दिन मैं खुद को बॉडी क्लींजिंग तकनीक के अभ्यास के लिए प्रशिक्षण कक्ष में जाता हुआ पाता हूँ। बस मैं हॉल में वापस चला गया और लाइब्रेरी के लिए योजना बनाने ही वाला था कि तभी मेरी जिंदगी में हलचल मच गई और नोटिफिकेशन आ गया। जब मैंने इसे खोला तो मेरे होलो वॉच पर 11 नामों की एक सूची दिखाई दी थी। वे सभी लोग हैं जिन्होंने मुझे चुनौती दी, और वे सभी 24वीं मंजिल के थे, जो मेरी मंजिल से एक मंजिल नीचे थी।
मैं इसे अस्वीकार करने जा रहा था और कुछ दिनों तक ऐसा करने वाला था, लेकिन चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया ताकि किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकूं जो मुझे मेरे कवच की पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सके। बहुत निराशा हुई, मैंने कहा, और अपनी इमारतों से बाहर निकल गया। एलेना, उनमें से हर एक को मेरे एक ही वार में हरा दिया गया था। उन सभी में एलेना के बराबर ताकत थी, इसलिए मैंने अपने अधूरे कवच को बुलाया और एक ही चाल में उन्हें खत्म कर दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो काफी शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने मुझे चुनौती नहीं दी और मेरे पास उन्हें चुनौती देने का समय नहीं था। मैं भगवान के चरण में प्रवेश करने से पहले जितनी जल्दी हो सके विरासत का चयन करना चाहता हूँ। मिनी कैंपस की लाइब्रेरी ज्यादा दूर नहीं है। 10 मिनट की पैदल यात्रा में मैं लाइब्रेरी तक पहुंच गया, जो देर रात की है। लाइब्रेरी एक खूबसूरत 6 मंजिला सफेद संगमरमर की इमारत है जो दूर से भी शांति का एहसास कराती है। एलेना ने बताया कि यह अकादमी की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है, जिसे रमोना हॉथोर्न ने बनवाया था। लाइब्रेरी की ओर जाने वाले एक छोटे लकड़ी के पुल पर कदम रखने से पहले मैं दूर से इमारत को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। लाइब्रेरी में बहुत से लोग आते जाते देखे जा सकते थे जो अपनी रिसर्च कर रहे थे। मैं दरवाजे से लाइब्रेरी में दाखिल हुआ और पाया कि वहां शांति बढ़ती जा रही थी। मैंने कुछ पलों तक इसका आनंद लिया, फिर मैं छठी मंजिल पर चला गया। छठी मंजिल पर केवल उन लोगों को जाने की अनुमति है जो नाइट स्टेज के शिखर पर पहुंच गए हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तब भी उन्हें छठी मंजिल पर जाने के लिए अनुमति लेनी होगी। केवल ग्लास टॉवर में रहने वाले नाइट्स को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें ग्लास टॉवर में प्रवेश के साथ ही यह अनुमति स्वतः ही मिल जाती है। मैं सीढ़ियां चढ़ता हुआ जल्दी ही छठी मंजिल पर पहुंच गया। मैंने स्कैन की गई तस्वीर पर अपनी अकादमी आईडी स्कैन की और अंदर चला गया। वहां मैंने देखा कि सैकड़ों लोग चुपचाप बैठकर अपनी रिसर्च कर रहे थे। शोध करते समय लोगों के हाथों में होलोग्राफिक स्क्रीन और भौतिक पुस्तकें दोनों थीं। ड्रॉइड्स को अलमारियों से भौतिक पुस्तकें निकालते और उन लोगों तक पहुंचाते देखा जा सकता था जिन्होंने उन्हें मांगा था। पुस्तकालय का इतिहास 3000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। यह एक लंबी अवधि है जिसमें लाखों पुस्तकें वापस लाई गई हैं और हजारों महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। मुझे विश्वास है कि पुस्तकालय का संग्रह काफी विशाल होगा। एलेना ने कहा कि उनमें से अधिकांश को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बदल दिया गया है, लेकिन कई किताबें परिवर्तित नहीं हुई और उनका ज्ञान उनके कागजों में ही रह गया। मैंने भौतिक पुस्तकों की पंक्तियों को देखा जिनसे मेरा पहले ज्यादा संपर्क नहीं था। लाइब्रेरी पूरी तरह भरी हुई है और लगभग हर सीट भरी हुई है। मुझे कोने में खाली सीट खोजने में कुछ मिनट लग गए। सीट लेने के बाद मैंने लाइब्रेरी का होलोग्राम सक्रिय किया और उन पुस्तकों की सूची जोड़ी जिन्हें मैंने पढ़ने के लिए सूची में शामिल किया था। आज अर्नोल्ड ने जो दस्तावेज उपलब्ध कराए थे उनमें कई पुस्तकों के संदर्भ थे, और जब मैंने एलेना से पूछा तो उसने भी पुस्तकों की एक सूची उपलब्ध कराई। मैं प्रत्येक विरासत को विस्तार से पढ़ने की योजना नहीं बना रहा हूँ। दस्तावेज पढ़ने के बाद मैंने पहले ही उस विरासत को नोट कर लिया था जो मुझे नहीं चाहिए, जैसे कि नागफनी सागर की सबसे शक्तिशाली विरासत, एबिसल विरासत। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह मेरे लिए उपयुक्त होगा। कुल 182 उत्तराधिकारियों में से केवल 24 ने ही मेरी नज़र खींची है, और एक बार फिर मैं सभी उत्तराधिकारियों को देखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं उन उत्तराधिकारियों के बारे में कोई महत्वपूर्ण बात भूल गया हूं या नहीं। मैं केवल उन्हीं विरासतों का चयन करूंगा जो मुझे अपने लिए उपयुक्त लगे और उन पर गहन शोध करूंगा। मन बनाने के बाद मैंने शोध करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और मेरे सामने अधिकाधिक होलोग्राफिक खिड़कियां दिखाई देने लगीं। वहां कई भौतिक पुस्तकें भी हैं जिन्हें छोटी सी मेज पर सावधानीपूर्वक खोला गया है। इनमें से कुछ पुस्तकें बहुत पुरानी और नाजुक हैं। यदि उन्हें फाड़ दिया या तोड़ दिया तो वह डरावना दिखने वाला लाइब्रेरियन मेरी जिंदा खाल उधेड़ देगा। अभी कुछ मिनट पहले मैंने देखा कि कैसे उसने एक युवक को लगभग रुला दिया था, और गलती केवल इतनी थी कि उसने गलती से एक बहुत पुरानी किताब के कवर पर नाखून से खरोंच लगा दी थी। लाइब्रेरियन की बातें सुनकर मैं सिहर उठी और तब से किताबों के प्रति और भी अधिक सावधान हो गई। यह अच्छी बात है कि मैंने ऐसा किया। मुझे जिन किताबों की जरूरत थी वे पुरानी थीं और एक बार तो मैंने उनका पन्ना फाड़ ही दिया था। अच्छा हुआ कि मैंने समय रहते पढ़ना बंद कर दिया, वरना लाइब्रेरियन मुझे फाड़ देता। 6 दिन बीत गए। हर दिन मैं सुबह जल्दी आता और देर से लौटता, जहां मैं किसी भी चुनौती का सामना करता। अगर मेरे पास कोई चुनौती होती। 3 दिनों तक कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन ये देखकर कि सभी ने एक ही चाल में मुझे हरा दिया, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया।
पहले दिन मैंने सभी उत्तराधिकारियों को विस्तार से पढ़ा और उनमें से जो मुझे उपयुक्त लगी उनका चयन किया तथा अन्य को छोड़ दिया, तथा उसके बाद उन उत्तराधिकारियों पर गहन शोध किया जो मुझे उपयुक्त लगी। ऐसा लगता है कि उत्तराधिकार के लिए मैंने जो मानदंड तय किए थे वे बहुत बड़े हैं, यहाँ तक कि चयनित मानदंडों को भी विस्तार से पढ़ने के बाद काट दिया गया, और जब छठे दिन की शाम आई तो केवल एक उत्तराधिकार ही शेष रह गया। 5 स्क्रीन और कई किताबें इसी के बारे में हैं। यह एकमात्र तरीका है जो मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। अगर दूसरे लोग मेरी पसंद देखेंगे तो वे मुझ पर हंसेंगे क्योंकि यह विरासत दूसरी विरासतों से काफ़ी अलग है। इसे सृजन हृदय विरासत कहा जाता है। इसके अंदर कोई विरासत ऊर्जा या क्षमता या कला नहीं थी, ये पूरी तरह से खाली था, बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह जिसे किसी भी आकार और आकृति में ढाला जा सकता था। इसकी मदद से कोई भी अपनी तरह की विरासत बना सकता है क्योंकि यह ऐसा करने के लिए संपूर्ण साधन प्रदान करता है। लेकिन विरासत क्या है? यह सबसे शक्तिशाली शक्तियों द्वारा बनाई जाती है। एक भगवान इसे कैसे बना सकता है? मैंने उन लोगों के विवरण पढ़े हैं जिन्होंने यह विरासत ली थी और उन्हें पढ़ते हुए मैं शर्म से लाल हो गया। वे इस विरासत को दिल से कोस रहे हैं। ये लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं और इस विरासत को लेकर आए हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि भले ही विरासत ने उपकरण प्रदान किए हों, लेकिन उनके पास विरासत को खरोंच से बनाने का ज्ञान या कौशल नहीं था। यह ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति को मूर्ति बनाने के लिए एक जरूरी औजार और बड़ा पत्थर दे दिया जाए, वह ऐसा नहीं करेगा। केवल प्रतिभा और कौशल वाले लोग ही पत्थर से कुछ सार्थक तराशने में सक्षम होंगे। उन बेचारे लोगों को अपनी नींव को नष्ट करना पड़ा और विरासत से छुटकारा पाने के लिए फिर से अभ्यास शुरू करना पड़ा, जो किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत दर्दनाक बात है। मुझे ऐसी जोखिम भरी विरासत के साथ जाना पसंद नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। यह एकमात्र विरासत है जो मेरी सभी शर्तों को पूरा करती है और मुझे अपने कवच को और विकसित करने में मदद करती है। मैं इस विरासत को चुनूंगा, चाहे यह एक गलती हो या नहीं, मुझे इसे प्राप्त करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाऊं, मैं अपनी राय लेना पसंद करता हूं। मैं प्रोफेसर की राय लेना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई समय होगा। उन्होंने बताया था कि मध्य महाद्वीप में वापस आने के बाद वह कितनी व्यस्त हो जाएंगी। इसलिए मुझे केवल एलिना की राय ही पूछनी थी। वही एकमात्र व्यक्ति है जो मेरी मदद कर सकती है। उसकी माँ हेडमिस्ट्रेस है, उसे बहुत सी गुप्त जानकारियां पता होंगी जो किताबों में भी छिपी होती हैं। मैंने कुछ मिनट पहले ही उससे संपर्क किया था और उसने कहा कि वह 1 घंटे में मेरे अपार्टमेंट में आएगी। इसलिए मैंने सब कुछ समेटा, लाइब्रेरी से बाहर निकला, मैंने जितना हो सका उतना शोध कर लिया है, और एलिना की राय लेने के बाद मैं विरासत के लिए अनुरोध दायर करूंगा। हालांकि मैंने एलिना की राय मांगी थी, फिर भी मैं इनहेरिटेंस आय विकल्प के साथ ही चलूंगा। ये राय सिर्फ मेरे मन की शांति के लिए थी। यह विरासत बहुत बेकार लगती है क्योंकि इसे पाने के लिए कोई शर्तें नहीं है। अगर मैं आज आवेदन करूं तो मुझे कल ही मिल जाएगी। चूंकि यह अकादमी से है, इसलिए मुझे अकादमी के अलावा किसी और संगठन के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा नहीं करनी पड़ेगी। यह विरासत सबसे अच्छी है जिसकी मैं आशा कर सकता था। ये बहुत अच्छा होता यदि इसमें विरासत ऊर्जा और कुछ क्षमताएं होती, लेकिन यदि इसमें वह सब होता तो यह विरासत नहीं होती जैसी कि यह है। 10 मिनट बाद मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचा और फ्रेश हुआ, कुछ नाश्ता किया और एलिना के आने का इंतजार करने लगा। आपने कौन सी विरासत चुनी है? मेरे सामने बैठते हुए उसने पूछा। सृजन हृदय विधि, मैंने कहा। मैंने उत्तर दिया। ये सुनकर उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। ओह वह, उसने कुछ देर बाद कहा। जब उसने ऐसा कहा तो उसके हाव भाव थोड़े अजीब थे। मुझे इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि वह भड़क उठेगी और कहेगी कि मुझे ऐसी विरासत का उपयोग नहीं करना चाहिए। हजारों साल हो गए हैं जब कोई भी उस विरासत के साथ कुछ कर पाया है। जिन लोगों को वह विरासत मिली थी उनमें से लगभग सभी ने अपनी नींव को नष्ट कर दिया ताकि वे किसी अन्य विरासत के साथ फिर से शुरुआत कर सके, उसने कहा, मेरे विश्वास की पुष्टि करते हुए। कोई दूसरा उत्तराधिकार चुन लो माइकल। बहुत से लोगों को उस उत्तराधिकार को पाने का अफसोस है, उसने सलाह दी। ये सुनकर मैं बस मुस्कुरा दी। यह आपका निर्णय है, और यदि आप अपनी नींव को नष्ट भी कर देते हैं तो भी आपको समय के अलावा ज्यादा कुछ नहीं खोना पड़ेगा। आपका ग्रेड 12 विशेष संविधान आपके द्वारा प्राप्त सभी नींव क्षति को ठीक कर देगा। उसने एक आह के साथ कहा कि मैं सृजन हृदय विरासत का चयन करने जा रहा हूं।
मैं अन्य विरासतों को चुन सकता था, लेकिन यह एकमात्र विरासत है जिसने मुझे जो करना चाहता था करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी, मैंने कहा। ये सुनकर एलेना केवल मुस्कुराई, शायद वह ये नहीं समझ रही थी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एलेना के जाने से पहले वह 10 मिनट और रुकी। उसके जाने के बाद मैंने अपने होलोवॉच से एक लंबा फॉर्म खोला और उसे भरना शुरू कर दिया। फॉर्म बहुत जटिल है और कभी कभी मुझे उनके उत्तर लिखने से पहले कुछ देर सोचना पड़ता है। आवेदन पत्र भरने में मुझे लगभग 2 घंटे लगे। उसके बाद मैंने सबमिट बटन दबाया। ये सब करने के बाद मैं थककर बिस्तर पर लेट गया, अपने सिर की मालिश करने लगा, फिर उठा और अपनी होलोवॉच को फिर से खोला। मैं अकादमी के बाजार में घूम रहा हूँ। मैं कुछ खाना पकाने की सामग्री खरीदना चाहता हूँ। मेरे पास जो सामग्री है वो मूल महाद्वीप के मानक के अनुसार है। भले ही वे अच्छी हों, लेकिन मध्य महाद्वीप में वे कुछ खास नहीं है। जब मैंने खाद्य पदार्थ वाला सेक्शन खोला तो मुझे सच में समझ में आया कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट से आने वाली चीजें अब जो मैं देख रहा हूँ उसकी तुलना में कचरा है। चमकती आंखों से मैंने इन सामग्रियों को खरीदने से पहले देखा। सभी चीजें बहुत महंगी हैं, लेकिन मैं उन्हें खरीद सकता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा खरीद रहा हूँ। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए चीजें खरीद रहा हूँ। कुछ दिनों में जब मैं लॉर्ड बन जाऊंगा तो मुझे उस मानक के हिसाब से चीजें खरीदनी होंगी। ऑर्डर करने के 10 मिनट बाद ड्रोन ने वह सब कुछ डिलीवर कर दिया जो मैंने खाना बनाना शुरू किया था। मैं उन नई सामग्रियों के बारे में काफी उत्साहित था जिनसे मैं खाना बनाऊंगी। जब मैंने तय कर लिया कि मुझे क्या पकाना है तो मैंने तुरंत उसे बनाना शुरू कर दिया। मुझे सब कुछ पकाने में 1 घंटे से ज्यादा समय लगा, और जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसकी इतनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी कि मुझे एश्लिन को सीधे बर्तन में कूदने से रोकना पड़ा। जल्द ही मैंने प्लेटें सजाईं और हमने खाना शुरू कर दिया। 45 मिनट बाद हमारा काम समाप्त हो गया और अब मैं और एश्लिन दोनों बालकनी में फूले हुए बैठे थे और वाइन से टपकते पानी की मधुर आवाज के साथ दृश्य देख रहे थे। एश्लिन अपनी नई बनी हुई बेल पर लेटी हुई है। उसके बगल में ऐसा लग रहा है जैसे पिछले कुछ दिनों से वह अपने छोटे से घोंसले के अलावा कहीं नहीं सोई थी। बस मैं शांति से बैठा था, तभी अचानक मेरी होलोवॉच पर मेल आने लगा। ये पत्र अकादमी से आया है और मुझे व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। उत्तराधिकार देने से पहले प्रत्येक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार होता है। यह एक अपरिहार्य प्रक्रिया है जिससे हर किसी को गुजरना पड़ता है। freewebnovel.co। मैंने सोचा था कि मैं इसे कल ही पूरा कर लूंगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अकादमी ने मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से काम निपटा दिया। मेल को दोबारा पढ़ने के बाद मैं अपनी जगह से उठा और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने से पहले नए कपड़े पहने। 20 मिनट चलने के बाद मैं एक विशाल प्रशासनिक भवन में पहुंचा और उसके अंदर चला गया। अब मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पूरा करने का समय था। एक बार यह पूरा हो जाने पर मैं अपनी आवश्यक विरासत प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा। उसे वह विरासत मिल रही है, मरीना ने कहा जब उसने अपने सामने स्क्रीन पर विरासत के अनुरोध को देखा। केवल माइकल ही नहीं, कोई भी छात्र जो उस विरासत के लिए आवेदन करेगा उसे सूचित किया जाएगा। उस विरासत ने एक बार अकादमी का भाग्य बदल दिया था, लेकिन तब से कोई भी उस विरासत की असली ताकत लाने में सक्षम नहीं था। ये बेहद कठिन है। जब कोई व्यक्ति सिर्फ लॉर्ड्स होता है तो उसके पास अपनी विरासत बनाने की क्षमता नहीं होती। क्या आप हस्तक्षेप करने जा रहे हैं? जोसेफिन ने पूछा। नहीं, हर किसी के पास स्वतंत्र इच्छा है, भले ही वह निराशाजनक हो, यह उसकी पसंद है। अपने संविधान के साथ उसकी नींव को नुकसान नहीं होगा। अधिक से अधिक वह 1 या 2 साल खो देगा। उसने आह भरते हुए कहा। इस बार सब कुछ निराशाजनक नहीं होगा। थोड़ी सी संभावना है कि वह उस विरासत का उपयोग करने में सक्षम हो सकता है, जोसेफिन ने उत्तर दिया। ये सुनकर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। हजारों वर्षों से हजारों लोगों ने उस विरासत के कारण कष्ट झेले हैं। एक समय इसने अकादमी को जो गौरव दिलाया था उसे देखते हुए 1000 वर्ष पूर्व उस समय के हेडमास्टर ने विरासत के बारे में सारी जानकारी मिटा देने और उसे एक साझा विरासत बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग अतीत के गौरव के कारण नहीं बल्कि अपनी पसंद और उपयुक्तता के कारण इस विरासत को चुने। उनका यह निर्णय बुद्धिमानी भरा था क्योंकि उन्होंने कई लोगों को उस विरासत के तहत होने वाली पीड़ा से बचाया। अब बहुत कम लोग उस विरासत की वास्तविकता के बारे में जानते हैं जो कैथरीन रोजवेल्ट की विरासत थी, जिन्हें दुनिया में मोक्ष की संत के रूप में भी जाना जाता है। एक बार की बात है,
यहाँ तक कि रमोना हॉथॉर्न ने भी सोचा था कि यदि वह अपनी अगाध विरासत को नष्ट कर सकती है तो वह सृजन हृदय विधि द्वारा प्रदान की गई असीमित संभावनाओं के लिए इसे 1 सेकंड में कर देगी। लेकिन चूंकि कैथरीन रोजवेल्ट को 3000 साल बाद भी उस विरासत से कुछ सार्थक सृजन करने में सफलता नहीं मिली थी, इसलिए जब उनकी बहन ने ऐसा कहा तो उन्हें सचमुच आश्चर्य हुआ। तो फिर उम्मीद करते हैं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसे कोई उम्मीद नहीं थी। अगर वह विरासत इतनी आसान होती तो हजारों सालों से कोशिश करने वाले कई लोग निश्चित रूप से इससे कुछ न कुछ हासिल कर लेते। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। मैं अलार्म से जाग गया। मैंने अलार्म बंद करने के लिए अपनी होलोवॉच को थपथपाया और उठने से पहले आधे घंटे और सोया। आज मेरे जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन से मेरा जीवन हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। मैं आज विरासत स्वीकार करने जा रहा हूं। मेरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अच्छा रहा और उन्होंने मुझे विरासत स्वीकार करने की अनुमति दे दी। अब मुझे बस 11:30 बजे विरासत के हॉल में जाना है और विरासत स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू करनी है। ये भी अच्छा है कि कोई भी उस विरासत के लिए होड़ नहीं कर रहा है। मैं उठ गया, फ्रेश हुआ, नहाया और फिर हमारे लिए खाना बनाना शुरू किया। मैंने 40-50 मिनट बाद खाना खत्म किया। हमने बालकनी में आराम करने से पहले खाना खाया। उत्तराधिकार स्वीकार करने से पहले अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं और उस समय तक मैं इन खूबसूरत लताओं के शांत एहसास का आनंद लेने के अलावा कुछ भी नहीं करने की योजना बना रहा हूं। कई घंटे बीत गए और आखिरकार मेरे जाने का समय आ गया। मैं एशलिन को कंधे पर उठाकर अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला। 10 मिनट बाद मैं हॉल ऑफ इनहेरिटेंस में पहुंच गया, जो पूरे अकादमी में सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है। हॉल ऑफ इनहेरिटेंस एक ब्लैक रिंग बिल्डिंग है जिसकी मंजिलें ऊंची हैं। ये दुर्लभ आर्माल्डोट क्रिस्टल से बना है, जो आभा को रोकने में अच्छा है। ये क्रिस्टल काफी महंगा है और उन्होंने इससे एक पूरी इमारत बनाई है, लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है, ये देखते हुए कि यह अकादमी की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है और मेरी इच्छा भी इसमें बदल जाती है। ये सोचते हुए मैं इमारत की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचता गया, खतरे का एहसास मुझे होने लगा। मैं जितना करीब पहुंचता गया, खतरा उतना ही घना होता गया। जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा तो मैं कांप रहा था। खतरे का एहसास बहुत तीव्र है। मैंने पहले कभी इतना तीव्र एहसास महसूस नहीं किया था और सबसे बुरी बात यह है कि यह खतरा मेरी तरफ भी नहीं है। इमारत पर एक बहुत शक्तिशाली संरचना बनाई गई है जो तानाशाहों को वाष्पीकृत कर सकती है। इमारत की रखवाली करने वाले पुराने राक्षसों को मत भूलना। वे इस इमारत की असली रक्षा हैं। जैसे ही मैंने इमारत के अंदर कदम रखा, खतरे का एहसास पूरी तरह से गायब हो गया। ये देखकर मैं गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। यह अच्छी बात है कि यह गायब हो गया, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि मैं शांति से विरासत को स्वीकार कर पाऊंगा। मैंने जो नक्शा मुझे दिया गया था उसे देखा और दिशा के अनुसार चल दिया। भवन न तो खाली था और न ही भीड़भाड़ वाला था। यहाँ मैंने जितने भी लोगों को देखा है, उनमें से लगभग सभी नाइट या लॉर्ड हैं। यहाँ बहुत कम उच्च स्तरीय शक्तिशाली लोग मौजूद हैं, और जो मौजूद हैं वे इनहेरिटेंस रूम के दरवाजे की रखवाली कर रहे हैं। जल्द ही मैं उस जगह पर पहुंच गया। ये पहली मंजिल पर एक सुनसान जगह थी। अगर नक्शा न होता तो मुझे लगता कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। जल्द ही मुझे वह दरवाजा मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, और उस पर एक बूढ़ा आदमी पहरा दे रहा था जो एक अजीब सी मुस्कान के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। जब मैंने देखा कि वह किस प्रकार का खेल खेल रहा है तो मेरे गाल लाल हो गए। इस बूढ़े आदमी को शर्म नहीं आती। वह इतना बूढ़ा हो गया है, फिर भी वह इस तरह का खेल खेल रहा है। तुम किस पर गुस्सा कर रहे हो, बदमाश? मैंने एक तीखी आवाज सुनी जिसने मुझे मेरे विचारों से बाहर निकाला। ये बूढ़ा आदमी ही था जो बोल रहा था। उसने अपना गेम रोक दिया था, बंद नहीं किया था, और मुझे गुस्से से देख रहा था। शायद मुझे उसके गेम खेलने से रोकने के लिए दोषी ठहरा रहा था। माफ करें सर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, मैं तो बस विरासत स्वीकार करने आया था, मैंने सम्मानपूर्वक कहा। तो आप ही वह मूर्ख हैं जिसने इस बेकार विरासत को स्वीकार करने का फैसला किया, बूढ़े ने चिल्लाते हुए कहा। बेटे, बहुत से लोगों ने इस विरासत के कारण अपनी नींव को नुकसान पहुंचाया है। अभी भी देर नहीं हुई है, वापस जाओ और कोई और अच्छी विरासत चुनो। अकादमी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बूढ़े आदमी ने कहा। माफ कीजिए सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये वह विरासत है जो मुझे अपने लिए सबसे उपयुक्त लगी, मैंने दृढ़तापूर्वक कहा। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने एकाग्रचित होकर मेरी ओर देखा और फिर एक आह भरी
ये तुम्हारा चुनाव है बेटा, लेकिन बाद में जब तुम्हें पता चले कि तुमने गलत विरासत स्वीकार कर ली है तो रोना मत। बूढ़े व्यक्ति ने कहा और वह दरवाजा खोल दिया जिसकी वह रखवाली कर रहा था। उसने दरवाजा खोला और मुझे अंदर बुलाया, और मैं एक बड़े हॉल में पहुंच गया। हॉल के बीच में एक बड़ा मंच था और मंच पर एक दिल तैर रहा था। यह दिल मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि यह कांच से बना है और नीले रंग का है, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को गलत पाया क्योंकि यह नारंगी रंग का था, और उसके एक पल बाद मैंने पाया कि दिल का रंग काला है। दिल का रंग नहीं बदल रहा है, यह मैं ही हूं जो उन रंगों को देख रहा हूं। दिल का रंग स्थिर है। मैं क्या बकवास कर रहा हूं? मैंने खुद को कोसा जब मैंने सुना कि मैंने खुद से क्या कहा, लेकिन मैंने एक पल के लिए सोचा, मैंने पाया कि यह सच था। दिल का रंग वही रहा, यह मैं ही हूं जो चीजों को अलग तरह से देख रहा हूं। बेटे, तुम जानते हो ना, बूढ़े आदमी ने मेरे विचारों को विचलित करते हुए कहा। फिर भी मैं तुम्हें समझाऊंगा क्योंकि तुम इतने मूर्ख हो कि इस विरासत को स्वीकार कर रहे हो, बूढ़े आदमी ने झुंझलाहट के साथ कहा। तो अच्छी तरह से सुनो बेटा, तुम्हें बस इतना करना है कि मंच पर चढ़ो और हृदय के पास बैठो और फिर उस पर दोनों हाथ रखो। जैसे ही तुम उस पर अपने हाथ रखोगे, प्रभु चरण में अपनी सफलता शुरू करोगे, विरासत अपने आप ही तुम पर छाप छोड़ना शुरू कर देगी। बूढ़े ने कहा, धन्यवाद सर। मैंने कहा कि मुझे ये पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी मैं उस बूढ़े आदमी के लिए आभारी हूँ। इस बूढ़े आदमी का व्यक्तित्व भले ही चिड़चिड़ा हो और उसे अश्लील खेल खेलने की आदत हो, लेकिन वह दिल का अच्छा है। एक क्षण बाद बूढ़ा आदमी मुझे देखकर चला गया और पीछे से दरवाजा भी बंद कर दिया, जिससे मैं विरासत के साथ अकेला रह गया। धीरे धीरे मंच की ओर चला और फिर उस पर चढ़ गया और फिर हृदय के पास बैठ गया। हृदय बड़ा नहीं है, ये सिर्फ हथेली के आकार की चीज है। मैं इसके असली रंग को देखने के लिए इस पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद इसके अलग अलग रंग देख रहा हूं। भनभनाना, अब विरासत को छापने का समय आ गया है। मैंने मन ही मन कहा और धीरे से अपने हाथ तैरते हुए हृदय पर रख दिए। जैसे ही मैंने ऐसा किया, हृदय चमकने लगा और हरे और सफेद रंग की आकृतियां उस पर दिखाई देने लगीं। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर संरचना दिखाई दी, उन्होंने हल्के हरे और सफेद धुंध को छोड़ना शुरू कर दिया। मैंने कोई संसाधन नहीं निकाला था क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में मेरे लिए जरूरी सभी संसाधन बेहद शुद्ध रूप में मौजूद हैं। हरी धुंध कई जड़ी बूटियों का अर्क है, जबकि सफेद धुंध ऊर्जा क्रिस्टल से ऊर्जा है। प्लेटफॉर्म में इन संसाधनों की एक बड़ी संख्या है, इसलिए मुझे उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांपना, ये देखकर कि सब कुछ तैयार है, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान के मंच में अपनी सफलता शुरू कर दी। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई क्योंकि मेरा शरीर एक भंवर बन गया था और मंच से निकलने वाली धुंधली ऊर्जा को चूसना शुरू कर दिया था। उसी समय मैंने देखा कि मेरे अंदर हृदय की ऊर्जा आ गई है और मेरे शरीर और आत्मा के हर इंच में फैलने लगी है। मुझे दर्द की उम्मीद थी क्योंकि कुछ विरासतें इसे देती हैं, लेकिन इससे मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। यदि मैंने हृदय की ऊर्जाओं को अपने शरीर के प्रत्येक भाग में अंकित होते न देखा होता, तो मैंने कभी नहीं सोचा होता कि मैं एक विरासत को अंकित कर रहा हूं। विरासत की छाप में बहुत समय लगता है, अधिकांश विरासत में 1 से 3 दिन लगते हैं। यह अच्छी बात है कि इस सृजन हृदय विरासत में केवल 1 दिन लगा। ये कम समय केवल तभी लागू होता है जब कोई व्यक्ति लॉट को तोड़ते समय इनहेरिटेंस स्वीकार करता है। यदि कोई व्यक्ति नाइट होने पर स्वीकार करता है और उसे तोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इस प्रक्रिया में सप्ताह लगते हैं। समय बीतता गया और मैंने पाया कि मेरा शरीर ऊर्जा को चूसने के लिए कई जगहों से खुल रहा है, और सच कहूं तो मैं अपने अंदर से जितनी ऊर्जा चूस रहा हूं, उससे मैं हैरान हूं। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर एक लालची जानवर बन गया है जो सब कुछ निगल जाना चाहता है। मैं जिस प्लेटफॉर्म पर बैठा हूं, वो मेरे शरीर को जितनी ऊर्जा की जरूरत है, उतनी ही ऊर्जा छोड़ रहा है। प्लेटफॉर्म पर जारी की जाने वाली ऊर्जा पूरी तरह से मुझ पर निर्भर करती है। अगर मुझे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती, तो यह ज्यादा ऊर्जा छोड़ता, अगर मुझे कम की जरूरत होती, तो ये कम ऊर्जा छोड़ता। मेरे अंदर और भी ज्यादा ऊर्जा आने लगी जब कुछ समय बाद वो पल आ गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। सांसारिक ऊर्जाएं मेरे अंदर आने लगीं, और जैसे ही वो हुआ, मैंने अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। उपरोक्त चरणों के लिए नाइट सांसारिक ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी चीज है जो शक्तिशाली हमलों को और भी अधिक शक्तिशाली बनाती है। यह इस सांसारिक ऊर्जा के कारण है, कोई भी व्यक्ति बिना किसी आर्टिफैक्ट की आवश्यकता के हवा में स्वतंत्र रूप से उड़ सकता है।
विश्व ऊर्जा पर नाइट का नियंत्रण बहुत सीमित है, लेकिन फिर भी मैं इसे जितना संभव हो सके नियंत्रित करना चाहता हूं और इसे अपने कवच में इस्तेमाल करना चाहता हूं। अगर मैं अपने कवच में सांसारिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करता तो यह मूर्खता होगी। मैं चाहता हूं कि मेरे कवच की हर हरकत सांसारिक ऊर्जा से भरी हो, चाहे वह हमला हो या बचाव या फिर मेरे द्वारा की गई कोई भी साधारण हरकत। मैं चाहता हूं कि यह सांसारिक ऊर्जा से भरी हो। ऐसा करना आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा करने में सक्षम होऊंगा। यही कारण है कि मैं अपनी सारी सांसारिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, ताकि मैं इसके बारे में जितना संभव हो सके उतना सीख सकूं। ये विश्व ऊर्जा के बारे में जानने का सबसे अच्छा समय है, जब ये पर्याप्त रूप से मायावी नहीं है, इसका प्रवाह और लय पूरी तरह से दिखाई दे रही है। मुझे बस इसे समझना है। एक बार मैंने ऐसा कर लिया तो सांसारिक ऊर्जा मेरे नियंत्रण में होगी। समय बीतता गया और मेरे शरीर के अंदर अधिक से अधिक ऊर्जा आने लगी, और इसके बावजूद मुझे कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। इसके बजाय मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा था। ऊर्जा घास पर चलने वाली हल्की हवा की तरह महसूस हो रही थी, जिसका आनंद शांतिपूर्ण दिनों में लिया जाता है। इस तरह कुछ और घंटे बीत गए जब अंततः हृदय से विरासत फैलना बंद हो गई और मेरे हृदय की ओर बढ़ी, जहां यह इकट्ठा होना शुरू हो गई। यह विरासत छापने का अंतिम और सबसे अधिक समय लेने वाला हिस्सा था। विरासत अब पूरी तरह से मेरे हृदय पर केंद्रित है, एक विरासत कोर का निर्माण कर रही है। विरासत कोर विरासत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह विरासत का केंद्र बिंदु है। जैसे ही इनहेरिटेंस कोर का निर्माण शुरू हुआ, बड़ी मात्रा में सांसारिक ऊर्जा और प्लेटफॉर्म से ऊर्जा इसके अंदर रिसने लगी। लगभग 90% ऊर्जा मेरे अंदर रिसने लगी। मैं इसे देखकर चौंक गया। मैंने जो पढ़ा था उसके अनुसार विरासत कोर में केवल 50% ऊर्जा शरीर से होकर प्रवाहित होती है, लेकिन इसने 90% ऊर्जा ले ली। मैंने इस विरासत कोर के बारे में पढ़ा था, जो अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा ले लेता है, लेकिन मैंने कभी इतनी ऊर्जा की उम्मीद नहीं की थी। ये तो बस एक शुरुआत है। विरासत कोर पूरी तरह बनने से पहले कुछ घंटों तक ऊर्जा लेता रहेगा। मैंने सांसारिक ऊर्जा पर फिर से ध्यान केंद्रित करने से पहले कुछ मिनटों तक अपने अंदर बनने वाले विरासत कोर को देखा। कई घंटे बीत गए और इनहेरिटेंस कोर का निर्माण पूरी ताकत से जारी रहा। मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा दिन बीत चुका है और आधे दिन बाद ये काम पूरा हो जाएगा। मैं इन विचारों को सुनकर खुशी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि मैं इस विरासत को लेकर वाकई बहुत उत्साहित हूँ। मैंने इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपकरणों के बारे में पढ़ा है। उन उपकरणों की मदद से मैं अपने कवच को और भी अद्भुत बना पाऊंगा। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मैं केवल कवच ही नहीं बनाऊंगा, बल्कि विरासत भी बनाऊंगा। लॉर्ड स्टेज से इनहेरिटेंस बनाना कितना अच्छा है। हालांकि मैं उत्साहित हूं, मुझे ये भी पता है कि यह कितना मुश्किल होगा, फिर भी इसने मेरी नई इनहेरिटेंस के बारे में मेरे उत्साह को कम नहीं किया। लगभग एक दिन बीत चुका था और इनहेरिटेंस कोर ने ऊर्जाओं पर अपनी पकड़ ढीली करनी शुरू कर दी थी। यह अभी भी बन रहा है, लेकिन इसमें कम से कम ऊर्जा लगती है, जिसका मतलब है कि इसका पूरा होना करीब है। जैसे जैसे समय बीतता गया, इसकी ऊर्जा की मांग भी कम होने लगी, यहाँ तक कि इसे बमुश्किल बूंद बूंद ऊर्जा की आवश्यकता रह गई। 1 या 2 मिनट में ये पूर्ण हो जाएगा और मैं अपनी इनहेरिटेंस विधि का आकार देख पाऊंगा। अच्छा लड़का, तुमने सृष्टि ग्रंथ का चयन किया है। एक आदिम आवाज अचानक मेरे मन में गूंजी और मुझे डरा दिया। यह आवाज बहुत पुरानी लगती है, दुनिया से भी पुरानी, और किसी अजीब कारण से मैं वोट का लिंग नहीं बता पा रहा हूँ। यह एक ही समय में पुरुष और महिला दोनों लगता है। मैं बस एक आवाज की तलाश कर रहा था कि अचानक मेरे सामने सब कुछ काला हो गया, और अगले ही पल मैंने खुद को खून के एक विशाल लाल गोले के सामने तैरते हुए पाया। एक क्षण के लिए मुझे यह अपरिचित लगा, जब मेरे अंदर कुछ कौन था, जब मैंने देखा कि उस घृणित वस्तु को हरे रंग की जंजीरों से बांधा गया है, जो पहले की तुलना में हजारों गुना छोटी हो गई थी, तथा खून जो पहले छोटा था अब सैकड़ों गुना बड़ा हो गया था। मैंने उस घृणित वस्तु को देखा जिसने मुझे एक बार आतंकित किया था, और अब वह खुद भी आतंकित है। उसकी हजारों आंखें भय से भरी हुई हैं और पूरी तरह से शांत हैं। पिछली बार की तरह जब मैंने उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखा था, तब वह चीखती और पंजे मारती नहीं दिख रही थी। अगर उसकी आंखों में बची हुई जिंदगी की हल्की सी चमक न होती तो मैं सोचता कि वह पूरी तरह से मर चुका है। फिर भी वह मृत से बेहतर कुछ नहीं है। जो भी जंजीरें उसे जकड़ चुकी थी, उसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है, और यह कहा जा सकता है कि वह अब एक जीवित मृत है। अबोमिनेशन पर नजर डालते हुए मैंने चारों ओर देखा, उस व्यक्ति की तलाश में जिसने अभी अभी मुझसे बात की थी और मुझे इस जगह पर लाया था।
मुझे यह अनजान आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। लगभग हर बार मैं उनके साथ लगातार संपर्क में आया था, मैंने पाया कि वे मेरा शरीर चाहते हैं। क्या तुम मुझे खोज रहे हो, लड़के? मैंने एक आवाज सुनी, और यह आवाज उस विशाल रक्त की बूंद से आई थी। तुम कौन हो? मुझे तुरंत पछतावा हुआ कि मैंने अपनी आवाज को सम्मानजनक नहीं रखा। सम्मानजनक होने से कोई नुकसान नहीं होता। यह विनम्रता की वजह से था कि रक्त लाल प्राणी ने मेरे कई सवालों के जवाब दिए थे। मैं अरेंथियस हूँ, विनाश का टाइटन। अब तक पैदा हुआ सबसे महान टाइटन। आवाज गूंज उठी। जब मैंने इसे सुना तो मुझे लगा कि यह शेखी बघारने जैसा है। अगर यह आदमी इतना महान था तो यह एक ऐसे घृणित व्यक्ति के हाथों में क्यों समाप्त हुआ, जो इसे परिष्कृत करने और इसे अपने वंश का हिस्सा बनाने में बहुत खुश था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें भी मेरा शरीर चाहिए? मैंने पूछा, क्योंकि मुझे बहुत संदेह हो रहा था। वे सभी घमंडी बूढ़े कमीने मेरा शरीर चाहते थे, और मुझे लगा कि यह मेरा शरीर चाहता है। हाँ, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, लेकिन उस तरह नहीं जैसा तुम सोचते हो। आदिम स्वर ने कहा, बेटे, तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा शरीर ले लूंगा। मैं दुनिया के सार में पैदा हुआ हूं और मुझे किसी पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है, भले ही वह एक वास्तविक और परिपूर्ण मेजबान शरीर ही क्यों न हो। आदिम स्वर ने कहा, जब वह मेरे शरीर के बारे में बात कर रहा था तो उसकी आवाज में स्पष्ट तिरस्कार सुना जा सकता था। यद्यपि यह मेरे शरीर पर कब्जा नहीं कर रहा है, लेकिन ये कहता है कि इसे मेरे शरीर की जरूरत है, जिससे मैं अधिक सतर्क हो जाता हूँ। मुझे तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी जरूरत है। सही मेजबान शरीर ऊष्मायन के लिए सबसे अच्छा है। जब मैं तुम्हारे अंदर ठीक हो जाऊंगा तो उन दुष्ट घृणित प्राणियों द्वारा मुझे नहीं देखा जाएगा। आदिम आवाज ने कहा। ये सुनकर मैं अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। ये बहुत शक्तिशाली लगने वाला कमीना आदमी अपने दुश्मनों से छिपने के साथ साथ मेरे अंदर भी ठीक हो रहा है। ये शब्दों को घुमा फिराकर कहने के बजाय सीधे तौर पर क्यों नहीं कह सकता? मैंने सोचा, मैं अभी भी इसे अपने शरीर में नहीं चाहता। मैंने घृणा की शक्ति देखी थी और यह अभी भी मुझे कांपने पर मजबूर कर देती है, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि कहूं। कौन जानता है कि अगर मैंने कहा कि यह मुझे मार सकता है और मेरे शरीर पर कब्जा कर सकता है, तो इसके बजाय मुझे इससे जितना संभव हो उतना लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। आप जानते हैं कि अबोमिनेशन ने मुझे लगभग मार ही डाला था। मैं मुश्किल से बच पाया था, और यह मत भूलिए कि आप मेरे शरीर में रहकर ठीक हो रहे हैं, तो क्या आपको मुझे कुछ लाभ नहीं देना चाहिए? मैंने लालच से भरी आंखों से कहा। हंसते हुए, लड़के, ये तुम नहीं हो, बल्कि वह छोटी टाइटनेस और यग्द्रासिल की क्लोन है जिसने इस घृणित घृणा से निपटा है। लेकिन तुम सही हो, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम्हें वो लाभ दे सको जो तुम्हारी कल्पना से परे प्रगति करने में मदद करेंगे, आदिम आवाज ने कहा। ये सुनकर मैं खुद को बेहद उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक पाया। मुझे पता है कि मेरे संविधान को बनाने के लिए आई हरी रूनिक चेन इसी प्राणी से आती है, और इसी ने मुझे उस दवा सार गेंद को नियंत्रित करने में मदद की थी जो फट गई थी और मुझे टुकड़ों में तोड़ दिया था। तो इससे मिलने वाले लाभ भी अद्भुत होंगे, लेकिन मैं उसके बोलने का इंतजार नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इससे पहले ही कुछ चाहिए। क्या तुम मेरे अंदर के अभिशाप से निपटने में मदद कर सकते हो? मैं तब तक संतुष्ट रहूंगी जब तक यह मेरे अंदर के अभिशाप से निपटने में मेरी मदद करता है। मैंने पूछा। प्रोफेसर ने कहा कि मेरे पहुंचने के बाद वह अपनी बहन प्रधानाध्यापिका से अभिशाप को सील करने के लिए कहेंगी, जिससे कम से कम कुछ साल का समय मिल जाएगा जब तक कि मैं स्वयं अभिशाप का इलाज नहीं ढूंढ लेती। लेकिन यह मदद करने के लिए तैयार है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे अंदर उस तानाशाह स्तर के अभिशाप को वाष्पीकृत करने में कोई समस्या नहीं होगी। सपने देखो लड़के, ये तुम्हारी समस्या है, तुम्हें खुद ही इसका समाधान करना होगा। यदि तुम छोटी मोटी गंदगी से खुद नहीं निपट सकते तो तुम आत्महत्या कर सकते हो। आदिम स्वर में क्रोध की झलक के साथ गूंज उठी। स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाते देख मैंने जल्दी से खुद को संभाला और कहा, आप सही कह रहे हैं, यह मेरी समस्या है और मैं इसे खुद ही सुलझा लूंगा। तो फिर आपने मुझे यहाँ किस काम के लिए बुलाया है? मैंने लालच से चमकती आंखों से पूछा।